ओके, नाउ हमने मैटरनल फैक्टर्स डिस्कस कर रहे थे। मैटरनल फैक्टर्स में हमने इन्फेक्शंस देखी। मैटरनल फैक्टर्स में हमने सबसे पहले इन्फेक्शंस, देन मेडिकल डिसऑर्डर्स, देन हम बात करते हैं एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल में लाइक अल्कोहल। सर यस। सर सर साइनोटिक हार्ट डिजीज के बाद छूट गया। साइनोटिक हार्ट डिजीज, देन hemoglobinopathies, last medical disorders, hypertension, chronic ओके, renal disease, cyanotic heart disease and hemoglobinopathies. Then थैंक यू environmental, सर। alcohol, welcome, alcohol, caffeine, alcohol, caffeine, and exposure to the radiation, exposure to radiation. एंड रेडिएशंस किस में डिनोट करते हैं हम? इसकी रेड होती है यूनिट। और अगर अच्छा क्वेश्चंस है, पेपर अच्छा सेट किया गया है, लेवल का है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? कितने रेड से ज्यादा आपका रेडिएशन एक्सपोजर हो कि इट कॉजेज द अबॉर्शंस। तो हमने को रेट पूछी गई थी एक बार यूपीएससी के अंदर, और ये है आंसर, ग्रेटर देन 5 रेड, ग्रेटर देन 5 रेड। ओके, देन एंडोक्राइन कॉज। एंडोक्राइन कॉज के अंदर क्या आएगा? लूटियल फेज डिफेक्ट, लूटियल लूटियल फेज डिफेक्ट, हाइपोथायरिज्म, हाइपोडिज्म, डायबिटीज मेलाइटस, पीसीओडी, जो कि आप मेनली कई सारे पेशेंट्स देखते भी हैं। ठीक है, एंडोक्राइन के बाद में नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजिकल। इम्यूनोलॉजिकल्स के अंदर कौन सा आएगा? सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, antibody syndrome. Then next is the inherited thrombophilias. ओके, देन इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स के बाद में आएगा हमारा यूट्राइन फैक्टर। यूट्राइन फैक्टर्स के अंदर हम सबसे पहला कॉज देखते हैं, तो वो क्या रहता है? इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दिस इज द सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। ओके, देन मुलियरी एजिनेसिस, मुलेरियन एजिनेसिस, एनोमेलीज, देन लियोमायोमास। गायनिक में पता चलेगा लियोमायोमास क्यों इंपॉर्टेंट है, लियोमायोमा। देन एसएमआर सिंड्रोम्स, जिसके अंदर इस तरीके से हमारा जो यूट्रस है, इसके अंदर क्या हो जाएगा? फाइब्रोस्ट हो जाएंगे एंड कोलैप्स हो जाएंगी चीजें आपस में। तो जहाँ पे इम्प्लांट होना है वो स्पेस ही नहीं मिल पाता है। गायनिक में कवर होगा एसरमान सिंड्रोम आपका, एसरमान सिंड्रोम, एसरमान सिंड्रोम। एंड लास्ट वन इज दी डेस एक्सपोजर।
dash exposure in utero. Dash means the डैश एक्चुअल में कई सारे यूट्राइन ट्रीटमेंट में डैश काम आता है। डैश की फुल फॉर्म क्या है? डाई एथाइल एस्टेट्रायोल। डाई इथाइल एस्टेट्रायोल। then next factors, sorry, कि एबॉर्शंस के अंदर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे को कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एबॉर्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड मिड ट्राइमेस्टर। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारे को फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड मिड ट्राइमेस्टर के कॉज पता होने चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मोस्ट कॉमन कॉज, तो आंसर क्या जाना चाहिए? क्रोमोसोमल इज द मोस्ट कॉमन। अगर क्रोमोसोमल में पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल कॉज ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबॉर्शन, तब आंसर क्या जाना चाहिए हमारा? ट्राइसोमी। तो अब समझ में आ रहा है किस तरीके से हमारे को आंसर करना है, वो क्या चीज पूछना चाह रहा है। ओके, दिस इज द मोस्ट कॉमन। तो हमारे को क्या पूछना चाह रहा है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर कॉज पूछना चाह रहा है या क्रोमोसोमल मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी पूछना चाह रहा है? अदर देन दिस ट्राइसोमी क्या चीज मिलनी जैसे कि कई सारी है, ट्रिप्लॉइडी है, मेनोसोमी है, टेट्रोप्लॉइडी है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, देन नेक्स्ट एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के अंदर जैसे कि अभी हमने देखा था लुटियल फेज डिफेक्ट, देन थायराइड एब्नॉर्मलिटी, thyroid abnormalities like hypothyroidism, diabetes mellitus, ये सारे के सारे क्या हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर कॉज बनते हैं। साइनोटिक हार्ट डिजीज, साइनोटिक हार्ट डिजीज, हीमोग्लोबिनोपैथी, हीमोग्लोबिनोपैथीज। ओके, देन ये तो हुआ सेकंड कॉज। देन थर्ड कॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर का, सॉरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एबॉर्शंस का, इट इज द ट्रॉमा, it is the trauma, and fourth one is the alcohol and caffeine. Okay, अब बात करते हैं मिड ट्राइमेस्टर के कॉजेस की। तो फर्स्ट वन इज द एनाटॉमिकल, फर्स्ट वन इज द एनाटॉमिकल, एंड एनाटॉमिकल में सबसे मोस्ट कॉमन कॉज पूछा जाता है। मोस्ट कॉमन एनाटॉमिकल कॉज ऑफ द मिड ट्राइमेस्टर, आंसर इज द सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। ओके, इसके अलावा यूट्राइन मालफॉर्मेशन हो सकता है, यूट्राइन formations, then uterine syncytiae, ये ना जब हम एसरमान सिंड्रोम करेंगे तभी आपको ये भी चीज समझ में आ जाएगी। ऑटोसोमल एनाटॉमिकल कॉज के बाद में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर कौन सा है? सबसे पहले बात करें अगर, तो वो रहता है हमारा ANA। देन ANA से भी इंपॉर्टेंट कॉज पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन ऑटो इम्यून कॉज फॉर द रिकरेंट एबॉर्शंस, रिकरेंट एबॉर्शंस। तो आंसर क्या जाना चाहिए?
APLA means the anti-Russell Viper Venom antibodies. लिख लेता हूं पूरा नाम, anti-Russell Viper Venom antibodies, APLA. Okay, anti-Russell Viper Venom antibodies. This is the main antibody causing the recurrent abortions. Okay, then third, मिड ट्राइमेस्टर के अंदर कॉज क्या बनता है, आप सबको पता है, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी या ग्रुप, ओके, इनकॉम्पेटिबिलिटी. देन फोर्थ इज द लो इम्प्लांट, लो इम्प्लांट ऑफ द प्लेसेंटा. लो इम्प्लांट ऑफ द प्लेसेंटा. फोर्थ पॉइंट हो चुका है. फिफ्थ पॉइंट इज द ट्विंस. देन ट्विंस के अलावा हाइड्रोएमनियोस, एंड अगर बात करें इसके अंदर एंडोक्राइन कॉज की, तो एंडोक्राइन कॉज क्या रहेगा इसके अंदर, प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज एंड पीसीओडी. अच्छा, एक लाइन हमेशा याद रखना, क्या नोट करके लिखना, अलग से बॉक्स बना के लिख लेना, और ये कई बार पूछा जाता है, और उसमें लिखा हुआ होता है कि टॉर्च कॉजेज द रिकरेंट अबॉर्शन, बट टॉर्च इन्फेक्शन डज नॉट लीड टू द रिकरेंट अबॉर्शंस. तो लाइन ऐसे लिखिए, टॉर्च इन्फेक्शंस don't lead to recurrent abortions. Please mute yourself. Okay. अच्छा, एक क्वेश्चन आया था एम्स के अंदर, बट अपने चांसेस नहीं बनते हैं. क्वेश्चन किस तरीके से था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो हमारे को इन्वेस्टिगेशन सारी की सारी पता होनी चाहिए. इन्वेस्टिगेशन इन इवैल्यूएटिंग ए केस ऑफ रिकरेंट अबॉर्शंस, इवैल्यूएशन ऑफ रिकरेंट या अर्ली abortion. Abortions. Okay. Then इन्वेस्टिगेशंस में सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे कि हम सबसे पहले पेरीनेटल पेरिफेरल ब्लड कैरियोटाइपिंग करेंगे. पेरेंटल पेरिफेरल ब्लड कैरियोटाइपिंग. तो ब्लड कैरियोटाइपिंग से ऑप्शंस दिया होगा. ओके. देन सेकेंड इन्वेस्टिगेशन इज द हिस्टेरोस्कोपी. थर्ड इन्वेस्टिगेशन, थायराइड दोनों जगह आया था ऑप्शन में,
तो TSH लेवल या थायराइड फंक्शन टेस्ट। फोर्थ वन इज द सीरम प्रोलैक्टिन लेवल। Serum prolactin level, then anticardiolipin antibodies, anticardiolipin antibodies, then APTT, okay, then CBC, then जो भी हम हीमोफीलिया के लिए करते हैं, कौन कौन से फैक्टर 5 लीडन, प्रोथ्रोम्बिन जून म्यूटेशन, PT prothrombin gene mutations, and protein S activity, protein S activity, then eighth point, ये भी आप पढ़ेंगे कई बार, जैसे कि होमोसिस्टीन लेवल, ये एक्चुअल में होमोसिस्टीन लेवल आपको तब समझ में आएगा जब आपने अगर ऑफ्थेल्मो की बुक उठाते हो, तब आपको ये होमोसिस्टीन लेवल समझ में आएगा कि आईज में होमोसिस्टीन लेवल क्या काम कर देता है, क्या बवाल भी मचा देता है एक्चुअल में। सीरम होमोसिस्टीन लेवल, देन प्रोटीन एस है, इसी तरीके से प्रोटीन सी, ये सारे के सारे हमारे को टेस्ट करवाने चाहिए टू इवेलुएट अ केस ऑफ द रिकरेंट अर्ली अबॉर्शंस। ओके, अच्छा, किसको कहते हैं सर्वाइकल इनकॉन्फिडेंस, जो कि हमारा मेन कॉज बनता था किसके अंदर, मेन कॉज ऑफ द मिड ट्राइमेस्टर, एनाटॉमिकल कॉज ऑफ द abortions, सर। तो इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। इट इज ए characterized by पेनलेस, और यही पेनलेस हमारे को याद रखना है, क्या, यही पेनलेस हमारे को याद रखना है, पेनलेस सर्वाइकल डायलिटेशंस, सर्वाइकल डायलिटेशंस इन, इंपॉर्टेंट टाइप है, इन सेकेंड और अर्ली थर्ड ट्राइमेस्टर। ओके, तो ये टाइम पीरियड याद रखना है। एंड पेनलेस सर्वाइकल डायलिटेशन, दो वर्ड याद रखने हैं, विद बैलूनिंग, of the amniotic sac, into the vagina। तो ये डेफिनेशन हमारे को पता होनी चाहिए, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये पूरा का पूरा होता है हमारा सर्वाइकल इनकॉन्फिडेंस, एंड definitely followed by the rupture of the membranes, तो ये है जहां से हमारे को मेन क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हमारे किससे, अपने एबॉर्शन से। अब हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है APH, एंटीपार्टम हेमरेज। ओके, एंटीपार्टम हेमरेज, एंटीपार्टम हेमरेज किसको बोलते हैं, एंटीपार्टम बाई वर्ड समझ में आ रहा है, बट टाइमिंग पीरियड अपने को पता होना चाहिए। टाइम पीरियड लिखिए, जेनाइटल,
क्योंकि फिर ही मैं बाद में आगे रिस्क फैक्टर की बात करता हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता नहीं है, बट बेसिक फंडा क्लियर करने के लिए चीजें बता रहा हूँ। जेनिटल ब्लीडिंग आफ्टर 28 week to birth of the baby. Birth of the baby. ये टाइम पीरियड पता होगा तभी आप उस केस को क्या बोलोगे, एपीएच। ओके ओके। एपीएच का कॉज आपको भी पता है क्या, प्लेसेंटा प्रीविया। पहला, तो पहले हम बात कर लेते हैं पहले किसकी, प्लेसेंटा प्रीविया की। प्लेसेंटा प्रीविया होने के क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या कॉज बनते हैं कि या रिस्क फैक्टर बनते हैं कि वहां पे प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिलता है। फर्स्ट रिस्क फैक्टर इज प्रायर सर्जरी, जहां पे सिजेरियन सेक्शन हो, ठीक है। तो ये 2 सेकेंड, प्रायर सर्जरी जिसको हम क्या बोलते हैं, सिजेरियन सेक्शंस। ओके, और एक चीज लिख लेना साइड में या ऊपर कि ये 4 फोल्ड, 4 गुना चांसेस बढ़ा देता है किसके, प्लेसेंटा प्रीविया होने के, अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो ये रिस्क रहती है, ठीक है। या मायोमेक्टोमी भी प्लेसेंटा प्रीविया को रिस्क फैक्टर रहता है, बट हमारे को सिजेरियन सेक्शंस याद होना चाहिए। देन नेक्स्ट, प्रीवियसली कोई ट्रीटमेंट लिया एंड वहां पे क्या किया, प्रीवियसली यूटेराइन क्यूरेटेज, देन कोई इन्फेक्शंस की वजह से वहां पे क्या डेवलप हो गया, एंडोमेट्राइटिस। तो क्या बनेगा, प्लेसेंटा प्रीविया। रिस्क फैक्टर, एज ग्रेटर देन 35 ईयर एज, देन इंक्रीज दी पेराइटी, जैसे जैसे पेराइटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे चांस ऑफ दी प्लेसेंटा प्रीविया। ओके, पेराइटी इंक्रीज। और इफ नेक्स्ट है, इफ प्लेसेंटल साइज इज लार्ज, ओके, और या प्लेसेंटल की साइज इंक्रीज हो या फिर मल्टीपल एसेसरी प्लेसेंटल लोब्स हो, और इस मल्टीपल एसेसरी लोब्स के लिए एक वर्ड आता है, और वो क्या वर्ड होता है, सक्सेंचुरिनेटेड लोब्स। ओके, देन स्मोकिंग को भूल नहीं सकते आप। एंड स्मोकिंग क्या करता है, ये 2 फोल्ड, जैसे यहाँ पे ये 4 फोल्ड था, इसी तरीके से ये 2 फोल्ड इंक्रीज कर देता है रिस्क फॉर दी प्लेसेंटा प्रीविया को। तो सारे के सारे रिस्क फैक्टर आपको याद होने चाहिए, और यहाँ से बनता है क्वेश्चन ऑल एक्सेप्ट करके, इसीलिए मैंने इतना एम्फेसिस करके सारी चीजें एक्सप्लेन की आपको, तो कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट आता है कि जो क्लासिफिकेशन है प्लेसेंटा प्रीविया की, जो ग्रेडिंग है, तो पहला तो पूछा जाता है, ग्रेडिंग सबको पता होती है, बट इसका नाम पूछा जाता है कि इस क्लासिफिकेशन का नाम क्या है। इसका नाम है ब्राउनीज क्लासिफिकेशन। ब्राउनीज क्लासिफिकेशन, ओके। ब्राउनीज क्लासिफिकेशंस, ब्राउनीज क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये कितने टाइप का है, ब्राउनीज क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये टोटल 4 टाइप का है, और इन टाइप के नाम पता होने चाहिए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4।
टाइप 1 इसको हम क्या कहते हैं, लेटरल, बाय नेम पता होना चाहिए इसीलिए एम्फेसिस कर रहा हूँ। तो इसको कहते हैं हम लेटरल। टाइप 2 को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल। टाइप 3 को हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट सेंट्रल। एंड फोर्थ वन को क्या कहते हैं, सेंट्रल। फोर्थ वन इज दी सेंट्रल। ओके ओके। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया था पहले। इनके जो टाइप हैं वो रहते हैं दो टाइप के, और वो कौन कौन से रहेंगे, माइनर टाइप। फर्स्ट और सेकंड इज द माइनर टाइप, एंड थर्ड एंड फोर्थ इज द मेजर टाइप। इज द मेजर टाइप। लेटरल किसको कहेंगे, लेटरल प्लेसेंटा dipping into the lower segment but not reaching up to the os. ओके। मार्जिनल किसको कहेंगे, कि प्लेसेंटल एज reaches up to the internal os. Okay. Incomplete means the placenta cover internal os when closed, but not when it fully dilated. Okay. And central, definitely placenta covers internal os even fully dilated. Okay. एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, इसको रेड में लिखता हूं। क्वेश्चन ये था, डेंजरस टाइप। सबसे डेंजरस टाइप कौन सा होता है, तो हम सोचते हैं कि फोर्थ वन होगा, और वहां पे वही टाइप लिखे हुए होते हैं, बट आपका आंसर क्या जाना चाहिए, आपका आंसर जाएगा टाइप 2 पोस्टीरियर। टाइप 2 पोस्टीरियर। आंसर गलत मत करना, टाइप 2 पोस्टीरियर। ओके। तो किस तरीके से प्लेसेंटा प्रीविया से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको रिस्क फैक्टर सारे बता दिए, ब्राउनिश क्लासिफिकेशन, देन फोर टाइप में से माइनर टाइप कौन से हैं, मेजर टाइप कौन से हैं, और क्वेश्चन अगर पूछा जाता है डेंजरस टाइप कौन सा है, तो डेंजरस हमेशा याद रखो, टाइप 2 पोस्टीरियर। ठीक है। ओके। देन नेक्स्ट, indication of the cesarean sections in the placenta previa. Indications of the cesarean section in the case of the placenta previa. ओके। पहली चीज कि वो कौन से टाइप का हो, या तो मेजर टाइप का हो, या टाइप 2 पोस्टीरियर हो जो डेंजरस टाइप है, तो इन दोनों कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन करना है। ठीक है। या फिर कोई फीटल डिस्ट्रेस है, फीटल डिस्ट्रेस डेवलप हुआ है, या fetal head is not engaging. Not
एंगेजिंग, या क्योंकि आपको भी पता है प्लेसेंटा प्रीविया क्या डेवलप करता है, एपीएच मींस की एंटीपार्टम हेमरेज, तो वहां पे हेमरेज जो रहेगा वो सीवियर रहना चाहिए। तो सीवियर ब्लीडिंग अगर प्रेजेंट मिल रही है तो वहां पे भी इंडिकेशन फॉर दी सिजेरियन सेक्शन। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट है एपीएच का, वो पॉइंट बनता है एप्रोप्शियो प्लेसेंटा। एप्रोप्शियो प्लेसेंटा, और इसको किस नाम से पूछ सकते हैं आपको, एक्चुअल में इसका सिनोनिम्स है, और वो है क्या, एक्सीडेंटल हेमरेज। ये एक्सीडेंटल हेमरेज क्यों बोलते हैं मैं अभी बताता हूँ। एक्सीडेंटल हेमरेज से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है, एब्रप्शियो प्लेसेंटा किसको कहेंगे, प्री मैच्योर, डेफिनेशन लिख रहा हूँ, प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा। तो इसकी डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि नॉर्मली सिचुएटेड जो प्लेसेंटा है वो प्रीमेच्योरली वहां से सेपरेट हो गई है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एप्रोप्शियो प्लेसेंटा। तो व्हाट इज द रिस्क फैक्टर कॉजिंग द एप्रोप्शियो प्लेसेंटा, तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, इंक्रीजिंग एज मींस ग्रेटर देन 35 ईयर ऑफ एज, प्री इक्लेम्शिया, preeclampsia, then preterm rupture of the membrane, preterm rupture of the membrane, then definitely smoking, then cocaine abuse, and last one is the कोई भी एक्सटर्नल ट्रॉमा हो, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सीडेंटल हेमरेज ट्रॉमा। ओके, इसके अलावा क्या क्या कॉज हो सकते हैं, इसके अलावा कॉज हो सकते हैं इंक्रीज द पेराइटी, increase the parity, then next is the chronic hypertension, then sudden uterine decompression, जो इंटरनल प्रेशर है वो सडनली डिकम्प्रेस हो गया है, तो वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से वो जैसे कि ये यूट्रस है और प्लेसेंटा पूरी तरीके से अटैच है, तो वो वैक्यूम की वजह से इस तरीके से डिटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे कंसील्ड ब्लीडिंग होने लगेगी, तो इसी को तो हम बोलते हैं एब्रोप्शियो प्लेसेंटा। तो सडन यूटराइन decompression, okay, and then thrombophilias, या प्रीवियसली एब्रोप्शियो प्लेसेंटा रहा हो, ओके, या फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी या यूटराइन लियोमायोमास, यूटराइन लियोमायोमास, ओके। एंड इसके अंदर कौन सा क्लासिफिकेशन काम आता है, हमारे पास में 3 मिनट है, 3 मिनट के बाद में हमारी क्लास खत्म होगी, तो इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन बाय नेम पूछा जाता है तो वो है, इसका नाम क्या है, पेगेस क्लासिफिकेशन।
ओके, पेगेस क्लासिफिकेशन, जिस तरीके से उसमें ब्राउनीज क्लासिफिकेशन, इसके अंदर पेजेस क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन से ग्रेड दिए गए हैं, ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। ओके, ग्रेड 1 क्या रहेगा, डेफिनेटली माइल्ड, ग्रेड 2 इज द मॉडरेट एंड ग्रेड 3 इज द सीवियर फॉर्म। ग्रेड 0 में क्या मिलेगा हमारे को, केवल क्लिनिकल फीचर सजेस्टिव ऑफ द प्लेसेंटा सेपरेशन मे बी एब्सेंट, बट क्लिनिकल फीचर्स देगा। और ये हमारे को कब पता चलेगा, जब हम डिलीवरी करा चुके होंगे, तब हम जब प्लेसेंटल डिलीवरी होगी उसके बाद में जब देखेंगे तब हमारे को पता चलेगा, ठीक है ना। तो ग्रेड 0 इसीलिए ग्रेड 0 में डालते हैं जहां पे कोई भी क्लिनिकल फीचर्स तो नहीं मिलते, बट आफ्टर दिस डिलीवरी अभी का एक्सक्यूज मी सर, अभी का पॉइंट प्लीज एक बार रिपीट करना। ओके, डिलीवरी वाला। हाँ हाँ, जस्ट होल्ड अ सेकेंड। ग्रेड 0, 0 मतलब हमारे को भी पता है क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे को कोई सिम्टम नहीं है, प्लीज म्यूट योर सर। क्लिनिकल फीचर्स प्रेजेंट नहीं होंगे, नहीं हमारे को पता चलेगा कि वहां पे कोई एप्रोप्सियो प्लेसेंटा डेवलप हुआ है, बट जब हमारी डिलीवरी कंप्लीट हो गई, आफ्टर 15 मिनट्स प्लेसेंटल डिलीवरी हो गई, तब जब हमने प्लेसेंटल एग्जामिनेशन किया तब हमारे को पता चलेगा कि वहां पे इंस्पेक्शन करने पे पता चलेगा कि वहां पे एब्रोप्सियो प्लेसेंटा था। ओके, फॉलोड बाय डिलीवरी, मतलब डिलीवरी के बाद में सारी चीजें पता चल रही है। ओके, ग्रेड 1 में क्या मिलेगा, ग्रेड 1 में मिलेगा यहाँ पे होगा एक्सटर्नल ब्लीडिंग, एक्सटर्नल ब्लीडिंग प्रेजेंट मिलती है। प्लीज रीजॉइन अगेन बिकॉज हमारे पास में लेस देन 1 मिनट है, तो हम सोचते हैं कि हाँ ये क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो जाए। इफ क्लासेस डिस्कनेक्ट हो जाए तो प्लीज रीजॉइन इमीडिएटली। ओके, हम बात कर रहे थे एक्सटर्नल ब्लीडिंग इन ग्रेड 1 प्रेजेंट मिलती है। यहाँ पे टेंडरनेस ऑफ द यूट्रस मे बी और मे नॉट बी, टेंडरनेस प्रेजेंट मिल भी सकती है, नहीं भी मिलेगी, टेंडरनेस प्रेजेंट और मे बी एब्सेंट। इसी तरीके से यहाँ पे कोई भी सिम्टम नहीं आएगा, किस चीज का, शॉक का, यहाँ पे कोई भी सिम्टम नहीं आएगा। ओके, और यहाँ पे जो